आपने दिखना बंद ना हो कंसीडर जाए। किया से, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था? चल साफ x, साफ। y और x किधर इंक्रीज करेगा? इस तरह x में मान लीजिए कोई यहां से यहां तक ये कोई वेक्टर आपने लिया, ये वेक्टर क्या करोगे से अगर इसका एम्पलीट्यूड आपको पता है, मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो इसमें क्या करते हो आप? सिंपली यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको जरूरत पड़ती है एक यूनिट वेक्टर की अलोंग द इंक्रीजिंग डायरेक्शन। इसी तरीके से जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे ना, वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल का मतलब उसमें एक्सिस 90 डिग्री पर होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक्सिस। जैसे x y z एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। x का y के साथ 90, y का z के साथ 90, z का x के साथ 90। ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम जो तुम पढ़ रहे हो, चाहे वो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये तीनों कैसे हैं? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मतलब इसमें जो तीनों एक्सिस होगी वो क्या होगी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, एक्स एक्सिस किधर इंक्रीज करेगा? एक्स पर किधर, ठीक है। वाई किधर? वाई पर से यहां से यहां तक मैं वाई वेक्टर लूं और मैग्नीट्यूड ऑफ वाई हो, तो इसको क्या लिखोगे आप? जे कैप वाई। ठीक, इसी तरीके से इधर लेना है, तो इस वेक्टर को से z इज द मैग्नीट्यूड, तो इसमें क्या करोगे आप? a कैप का मल्टीप्लिकेशन। सो रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर आपका होगा, ये इतना बड़ा मत बनाओ क्योंकि ये वेक्टर इसी के आसपास ही होना चाहिए। ये p है x y z, तो ये जो आपका r वेक्टर है, ये r वेक्टर, इसको कैसे लिखते हो आप? r वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज I कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप। ये लिया आपने, ये लिया, तीनों रिजल्ट है। क्या किया आपने? सिंपली यूनिट वेक्टर का आपने हेल्प लिया और मैग्नीट्यूड, जितना दूर मैग्नीट्यूड लेना, अगर इसमें कुछ थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट करना है से आपने डिस्टेंस को कैसे निकाला कि अगर छोटा डिस्टेंस होता तो ये होता dr वेक्टर। dr वेक्टर को कैसे लिखते? I dx I कैप dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप, यही तो लिखते हैं। ये क्या चीज है? ये है इंक्रीमेंट या इंक्रीज इन किस डायरेक्शन? x डायरेक्शन। इसका मतलब आपको लेंथ लेना है, इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो सिंपली मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? dr अगर लेंथ निकालना है तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz। कोई प्रॉब्लम नहीं सभी लोग। ये क्या कहलाते हैं? ये लेंथ कहलाते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी है जो आपने इंक्रीमेंट किया है इसमें? ठीक है, जो इंक्रीमेंट किया है, वास्तव में ये भी x जो है ये भी लेंथ है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 0। ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट का कितना है? ये x है, x एक्सिस के लाइन। तो इसमें अगर आप इसको रखें dx, दिस x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो आपका dx है यहां पर इस पॉइंट के लिए dx इज नथिंग बट दिस इज x माइनस 0। dy क्या चीज है यहां पर? y माइनस 0, और dz कितना है? z माइनस 0। यही तो है, मतलब दो पॉइंट दिया है और उसके बीच की डिस्टेंस आपको निकालना है। तो आप एक फार्मूला डायरेक्ट करते थे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही चीज तो है, ये लिखी, ये चीज यही लिखी। ठीक है बेटा। फिर आप दूसरी बात किसकी करते थे? प्लेन की बात करते थे। प्लेन का क्या होता? एरिया। अगर आपका अलोंग y एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा? dz into dx।
अगर एरिया वेक्टर आपको लिखने को कहा जाए अलोंग वीडियो कटिंग जेड द्वारा एक्सिस दिखाइए तो ये फोन होगा आ रहा है, x dy वाई। सर फोन आया था इस पर अच्छा कोई बात नहीं, कर कट दी कर देना। वो कट कर दिया, बस वीडियो द्वारा स्टार्ट हो गई। ऑप्शन नहीं पता नहीं है, चलिए कोई बात पता है यार। ठीक है। इसी तरह से ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका वेक्टर रोटेशन चाहिए, तो ये x एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, y एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर क्या होता है j कैप, क्योंकि ये वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर है तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होना चाहिए ना। dz के अलावा क्या होता है k कैप, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये सब एरिया वेक्टर निकल आए। ठीक, फिर क्या था उसके बाद वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप सभी लोग जानते हो कि वॉल्यूम क्या होता है, अगर छोटा वॉल्यूम आप लेना है dv तो ये क्या होगा dx dy इंटू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम लेना है तो इसको इंटीग्रेट करना है, सरफेस केवल एलिमेंट का लेना है तो ds होगा, टोटल सरफेस करना है तो सरफेस इंटीग्रेशन निकालना होगा। ठीक है, इसका मतलब लेंथ हो, एरिया हो या वॉल्यूम हो, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना आपको अच्छी तरह से आता है, प्रोवाइडेड दैट आपको ये गिवन हो कि कहां से कहां तक की लेंथ निकालना है, किस प्लेन का एरिया निकालना है। ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल दिया रहेगा। ठीक है, और कहां से कहां वो पूछेगा भी कि x का यहां से यहां 0 0 0 से 2 3 4 तक निकालो, तो समझ जाना 2 0 से 2x का इंटीग्रेशन लिमिट बनेगी, 0 to 3 y की बनेगी और 0 to 4 बनेगा z का। ये सब से आप फेमिलियर हो ना। ठीक है, मैं ये आपको रिकैप दे रहा हूँ, रिकैप का मतलब एक जस्ट फॉर रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो ये पिछले टर्म पर भी बता दिया था, वैसे मुझे सीधे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आना चाहिए, लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूँ कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको वास्तव में क्या चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, इन चीजों की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो जानते हैं, अब हम लोग इसको सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही आइडिया होना चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे आप शिफ्ट करोगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में, कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे अपने इक्वेशन को। तो ध्यान रखिए, इसी को मैंने रो फाई और जेड माना था, ये किसमें, इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यही आपका पी पॉइंट क्या बन गया था, पी पॉइंट ये बन गया था रो फाई जेड। ठीक है, और इसमें जो डिस्टेंस आपने निकाला था डी आर, याद है ना, डी आर क्या आया था इसमें, डी आर वेक्टर, देखो डी आर वेक्टर आया था पहला, सबसे पहले देखो क्या है इसमें कोऑर्डिनेट रो, तो ये था डी रो, और इसके अलावा यूनिट वेक्टर से, इसके अलावा यूनिट वेक्टर अगर मैं कुछ इवन ले लूं, ठीक है, ये अपने अपने चॉइस से लिया है, जैसे आई लिया था ना हमने किसके अलावा, एक्स एक्सिस के अलावा, वैसे ये रो जिधर रो इंक्रीज कर रहा है उस एक्सिस के अलावा हमने ये ले लिया। ठीक है, प्लस दूसरा फाई था ना, फाई ये किधर इंक्रीज कर रहा था, रो डी फाई की डायरेक्शन में, रो डी फाई, अब से इधर यूनिट वेक्टर कितना है E2, तो ये प्लस E2 कैप हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया है E1 यूनिट वेक्टर, E2 यूनिट वेक्टर, किसके अलाउ द इंक्रीजिंग, जिधर ये रो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कैसे, ये रो किधर इंक्रीज कर रहा था, रो आपने क्या लिया था, ये इसका प्रोजेक्शन लिया था ना, ये था रो, ये आपका फाई था, ये आपका रो था, रो किधर इंक्रीज कर रहा है, इस तरफ। ठीक है, यहां इस पॉइंट पर रो किधर हो जाएगा, इस तरफ, आता है समझे, इसका मतलब E1 जो कैप है आपका उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। फाई, फिर फाई किधर इंक्रीज हो रहा था, मैंने बताया ऐसे, यहां पे एक कर्व बनाया था, उसका टेंजेंट खींचा था, ये आया था फाई, और जेड किधर इंक्रीज हो रहा था, जेड उधर जेड की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा था, तो जेड डायरेक्शन अब तीसरा इसमें जुड़ेगा, देखो डी जेड इंटू
के होता है ना, इसको E3 मान लेता हूं, E3। 3 ये और कुछ नहीं है, के कैप है। ये क्या है? के कैप। के कैप है, ठीक है। E3 दिख रहा है ना आप लोगों को? अब देखो E3 की डायरेक्शन ये है, E3 कैप की, ये डायरेक्शन E1 कैप की है, और ये जो डायरेक्शन है ये किसकी हो जाएगी? E2 कैप की। मतलब इस डायरेक्शन में तो आपका फाई इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में रो इंक्रीज हो रहा है, और इस डायरेक्शन में जेड, और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों क्या है? परपेंडिकुलर। और इसके बीच में रिलेशन भी निकाला था आप लोगों ने। x कितना था आपका? x इज इक्वल टू, देखो, रो कॉस फाई, रो कॉस फाई, और y इज इक्वल टू रो साइन फाई, रो साइन फाई, और z इज इक्वल टू जेड। इसकी हेल्प से आपने r अगर निकालना है तो r निकाल सकते हो, ठीक है। x की जगह वैल्यू लिख करके चेंज कर सकते हो कोऑर्डिनेट। कैसे? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था ना आपका dr जो कि आपका i del x होता है प्लस j dy प्लस k dz। अब यहां से आप dx निकाल सकते हो, यस सर। ठीक है। dx यहां से निकाल सकते हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में? dx का वेरिएबल, यहां पर जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में इसको वेरी करा करके x निकाल करके यहां वैल्यू रख सकते हो सिंपली, ठीक है। dx की वैल्यू यहां से निकाल करके यहां रख लो, dy की वैल्यू यहां से निकाल करके dy, इसको डिफरेंशिएट करके dy यहां रख लो, ठीक है। और k की वैल्यू dz, ये तो सेम होगा, dz होगा। तो ये जो इक्वेशन आपका आएगा, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो इसको? dx कैसे निकालोगे? चलो, है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे इसको, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? राइट हैंड साइड क्या आएगा? माइनस रो कॉस फाई और डी फाई अपॉन dx। हाँ, ये जो है ये वेरी करेगा ना बेटा, और ये भी वेरी करेगा। तो इसको डी फाई रो के हिसाब से, रो तो आपका एक फिक्स हो गया है, क्या वेरी करेगा? फाई, क्योंकि रो इसके साथ वेरी करेगा। तो देखो ये dx क्या होगा, इसको ध्यान दो। dx इज इक्वल टू माइनस रो साइन फाई डी फाई, माइनस रो साइन फाई डी फाई। ये समझ रहे हो? ये इसकी जगह पे वैल्यू हो जाएगी। और dy कितना होगा? रो cos फाई डी फाई, ये इसकी वैल्यू। और dz इज इक्वल टू dz, इसको पुट कर सकते हो यहाँ पर। ये आपका जो dr आएगा, लेंथ, जिसको आप लेंथ बोलोगे, दो पॉइंट के बीच का, ठीक है। ये कितना होगा? i की टर्म्स में देखो, i dx की ये वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, dx माइनस रो साइन फाई डी फाई, ठीक है, प्लस जे कैप रो कॉस फाई डी फाई, प्लस के कैप डी। ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वैल्यू लिख दिया, ठीक है। dr निकालना है तो इसका क्या करोगे? इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? देखो, रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है केवल, ठीक है। तो ये रो साइन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, सही है। रो स्क्वायर क्या होता है? देखो, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर फाई, ये इसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस डी जेड स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। और रो कैसे निकाला जाता है? इसमें रो निकालने के लिए देखो,
रो दो वेक्टर का आई एक्स प्लस जे वाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर वही आना चाहिए ना, अगर वैल्यू रखो तो ये वैल्यू वही होनी चाहिए। ये सिंपली जेड स्क्वायर है, डी जेड अगर जीरो ले लो उस कोऑर्डिनेट को आप, इस केस में एक ये 0 0 है ना, अगर ये डिस्टेंस कहां से कहां तक हो 0 0 0 से एक्स वाई जेड तक, एक्स वाई जेड तक, तो ये डी जेड सिंपली जेड स्क्वायर हो जाएगा। केस यही तो ले रहे हो आप, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड। अब ये देखो दोनों चीज, ये पूरा वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए ना। ये बराबर कब होता है, जब दोनों ऐसा नहीं कि आप जो ट्रांसफॉर्मेशन करो वो कोई और अलग वैल्यू दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम, तब तो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, करेक्ट है। अदरवाइज जो आपने नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है वो क्या माना जाएगा, रॉन्ग, ठीक है। प्लेन की बात हो तो पहले 3 प्लेन उसमें बताए थे, रो प्लेन, फाई प्लेन और जेड प्लेन, ठीक है। उसका वॉल्यूम, उसका एरिया निकालना बताया था और वॉल्यूम भी बताया था कि वॉल्यूम क्या होगा। कर लिया सब लोगों ने जी। अब इसको ध्यान में रखो और हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल क्लियर ना दो पोलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हटा लेता हूं। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए देखो, यहीं पर आपको पी पॉइंट दूसरा लेना होगा और कोऑर्डिनेट भी अब डिफरेंट हो जाए। और इन्हीं जब सब बातों का जो मैंने आप लोगों से भी कहा, इसका ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। अपना करिए, अपना करिए। चल इधर से स्टार्ट करते हैं। अब ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, और आप एक्स एक्सिस यहां लेते हो, वाई इधर और जेड एक्सिस। पी पॉइंट जो आप यहां कंसीडर करेंगे, पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होगा आर, थीटा एंड फाई। ये न्यू कोऑर्डिनेट है, ये पढ़ रहे हो आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जो यहां पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पी पॉइंट क्या होता था, एक्स वाई जेड। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो, फाई एंड जेड। अब ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनने जा रहा है आर, थीटा एंड फाई। पहले इनका नाम आर क्या है, सिंपली डिस्टेंस, रेडियस वेक्टर क्या है। थीटा को क्या बोला जाता है, आर तो आपका ये, इसको रेडियस वेक्टर बोलो या पोजीशन वेक्टर बोलो, एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज सिंपली क्या है, डिस्टेंस है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डिस्टेंस। इफ यू मेजर आर देन यू कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। सिंपली जैसा उसमें था वैसा ही यहां पर है। जैसे वहां एक्स वाई के बीच की दो डिस्टेंस डी आर वेक्टर निकालते थे ना, उसका मैग्नीट्यूड आर वेक्टर या डी आर वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिमिलर था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ऐसे इसमें भी आएगा, ठीक है। ये भी वही क्या है, सिंपली डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर। दूसरा इसमें है थीटा, दूसरी क्वांटिटी क्या है, थीटा, एंगल है, ठीक है। एंगल है, लेकिन एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर डिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। मैंने तरीका बताया है, एंगल को लीनियर डिस्टेंस में कन्वर्ट करने का क्या तरीका बताया मैंने, आर्क के साथ रिलेशन। ये रेडियस होता है, दिस इज कॉल्ड आर्क एंड दिस इज कॉल्ड एंगल। आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो आर्क जो कि लीनियर डिस्टेंस है इज इक्वल टू थीटा इनटू आर्क। इसकी हेल्प से आप क्या कर लिया करोगे,
एंगुलर डिस्टेंस को लीनियर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी तक आप जो पढ़ रहे हो सब लीनियर डिस्टेंस में ही वेरिएशन पढ़ रहे हो। एक्स एक्सिस के अलाउंग वेरिएशन दैट इज डिस्टेंस लीनियर वेरिएशन, वाई एक्सिस के अलाउंग लीनियर वेरिएशन अलाउंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बात समझ आ रही है? एंगुलर को कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस एंगल इज नोन एज पोलर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? पोलर। और तीसरा एक जो फाई एंगल है इसका नाम दिया था मैंने एजीम्यूथल एंगल। एजीम्यूथल एंगल कुछ बुक में इस पोलर एंगल का दूसरा नाम भी है। ठीक है, घबराना नहीं इससे, जेनिथ बोलते हैं, जेनिथ एंगल। ठीक है, पोलर या जेनिथ एंगल और इसको एजीम्यूथल एंगल। और कोई नाम भी पढ़े हो इसका? थीटा का है? थीटा का और कोई नाम पढ़े हो इसके अलावा? नहीं। क्या यही तो है? अब देखो ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया एंगल, ये भी हो गया एंगल, दो एंगल। अब ये एंगल कौन कौन है? आर कहां से कहां है ये सब पता होना चाहिए। दिस इज योर आर। ये जो एंगल है देखो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है इसको बोलते हैं थीटा। पोलर एंगल इज द एंगल विद जेड एक्सिस। ठीक है, अब करना क्या है, इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस से जो यहाँ पर डिस्टेंस है इसका यहाँ पे एक प्रोजेक्शन ड्रा करोगे। किस पर? एक्स वाई प्लेन पर, इस पी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी? ये जो प्रोजेक्शन आपने ड्रा किया है दिस इज सिंपली, ये क्या होगी? अगर ये आर है, देखो ये आर है यहां से यहां तक, तो दिस विल बी ये क्या होगा? ये डिस्टेंस होगी आपकी आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा। अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड लूं तो दिस इज आर कॉस थीटा। ये क्या होगा? ये इसी का प्रोजेक्शन है ना, परपेंडिकुलर। दिस विल बी आर साइन थीटा। इस चीज का आपने ध्यान करो, इसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इसका जो प्रोजेक्शन होता था वही एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता था फाई। ये एंगल है फाई। किसका प्रोजेक्शन? यहां पर इस पॉइंट का एक प्रोजेक्शन आपने इस पर ड्रॉ किया। यहां से ओरिजिन से दिस इज 0 0 0, ओरिजिन से आपने एक लाइन खींची। ये लाइन बिल्कुल यही है। ठीक है, दिख रहा है? ये इसका प्रोजेक्शन यहां पर आ गया और ये चाहे इस लाइन का प्रोजेक्शन बोलो चाहे इस पॉइंट का प्रोजेक्शन बोलो और इसको यहां से मिलाया। दिस इज एंगल फाई। अब ये x इस पर जो वेक्टर होगा जिसका ये रिजल्टेंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस विल बी r sin थीटा cos फाई। r sin थीटा cos फाई। ठीक है, इसका रिजॉल्व पार्ट। और इधर इसके इस तरफ यहां तक मान लो ये y है तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी r sin थीटा sin फाई। ध्यान से समझो। सबसे पहले r के दो रिजॉल्व पार्ट, r cos थीटा एंड r sin थीटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर होगा ये किस में होगा? xy प्लेन में होगा। अब ये xy प्लेन में इसका ये जो प्रोजेक्शन है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? वही हमारा एजीम्यूथल एंगल होता है। ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है? इस डायरेक्शन। इसका इंक्रीज डायरेक्शन इस डायरेक्शन, इसका इंक्रीमेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन और r का इंक्रीमेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन। अब एक तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक इसका बढ़ने का डायरेक्शन ये होगा, ये आर्क होगा। ध्यान करो इसको, ये d फाई होता था, ये इधर बढ़ता था। यहां पर आप क्या करते थे? टेंजेंट ड्रा करते थे। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, मतलब यहां पर जो आप टेंजेंट ड्रा करोगे एक कर्व तो ऐसे चलेगा, इसमें यहां पर ये जो टेंजेंट होगा ये किसकी? d फाई की डायरेक्शन है। ठीक है, थीटा किधर बढ़ेगा? देखो ये कर्व हो रहा है, ये कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रा करोगे ये थीटा बढ़ने का डायरेक्शन। तो थीटा के बढ़ने का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर थीटा से दिखा सकते हो, r बढ़ने की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर r से दिखा सकते हो।
फाई बढ़ने का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर फाई से दिखा सकते हो। पता चल गया। अब ये तीनों एक्सिस जो बनी है, एक ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, ये तीनों वैसे ही है जैसे एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड दिख रहा है कि नहीं? अब x कितना है तुम्हारा? x को लिखो, x कितना है देखो, r sin थीटा cos फाई। y कितना है तुम्हारा? r sin थीटा sin फाई। z कितना है तुम्हारा? r cos थीटा। ये आ गए रिलेशन। ये एक्स वाई जेड किसमें है? ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये किसमें है? आर थीटा फाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रिलेशनशिप बनी। अब अगर चेक करके देखो आर की वैल्यू, आर का मैग्नीट्यूड जो किसके बराबर आता था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये इसमें भी वही आ रहा है? चेक करके देख लो। इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करके प्लस करोगे तो देखिए क्या आएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर जोड़ोगे उसको, क्या आएगा? आर स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आ रहा है? तो दिस इज सिंपली, यहां से भी आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम वैल्यू आएगी, इससे भी। ठीक है। अब जैसे वेक्टर आर लिखना है इस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कैसे लिखोगे? फिर एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे? ये सारी चीजों को आपको अब ध्यान से देखना। जैसे कोई लेंथ लिखना है तो उसको कैसे लिखोगे? डी एल लिख लो। आर क्योंकि इसमें आर कोऑर्डिनेट है तो इसमें डी एल लिख लो। डी एल क्योंकि आर आ रहा है ना, इसमें वेरिएबल है। तो सबसे पहले कैसे लिखा जाता था? डी आर लिखते समय कैसे लिखते थे आप बताइए? डी आर लिखते समय आप एक यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसा, और एक किसकी जरूरत? एक उस एक्स एक्सिस के अलावा इसके तीन एक्सिस होते थे, एक्स वाई जेड। तो एक्स एक्सिस के अलावा इंक्रीमेंट कितना लेते थे? डीएक्स। वही काम इधर भी करना है। dl लेंथ लिख रहे हो ना, दिस इज व्हाट लेंथ इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेंथ इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले क्या है आपके पास? r। r किधर बढ़ रहा है? यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन में। इन स्मॉल dl लेंथ ले रहे हो तो कितना लेना पड़ेगा? dr। कितना लेना पड़ेगा? किस डायरेक्शन में? यूनिट वेक्टर r की डायरेक्शन। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लिखा है ना मैंने, क्योंकि अब एक्स वाई जेड तो है नहीं कि आई जे के लू। आई जे के तो किसमें होता था? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उसी के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। अब दूसरा क्या लिखते हो यहाँ पर? जे कैप डी वाई। डी वाई क्या है? इंक्रीमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अब हमें लेना है इंक्रीमेंट अलोंग विच एक्सिस? थीटा एक्सिस। इसमें ये तो इंक्रीमेंट अलोंग वाई एक्सिस है। अब लेना है इंक्रीमेंट अलोंग थीटा एक्सिस। और थीटा क्या होगा? एंगल। थीटा क्या होगा? एंगल। तो एंगल तो जोड़ोगे नहीं, एल में जो डिस्टेंस है उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो, थीटा लीनियरली कैसे इंक्रीज हो रहा है? थीटा लीनियरली किधर इंक्रीज हो रहा है? देखो थीटा इधर बढ़ रहा है, तो इसका जो ये आर्क होगा, ये आर्क मान लो ये है डी थीटा, तो ये आर्क, दिस आर्क इज इक्वल टू क्या होगा? आर, देखो ये रेडियस इनटू डी थीटा, इनटू डी थीटा।
ये होगा इंक्रीमेंट, इसका लीनियर इंक्रीमेंट होगा अलोंग थीटा एक्सिस, अलोंग थीटा एक्सिस। क्योंकि अब एक्सिस बन गए हैं आर, थीटा और फाई। तो अलोंग थीटा एक्सिस क्या है आपका? आर थीटा। आर तो कांस्टेंट है यहाँ पर, डी थीटा। थीटा और क्या यूनिट वेक्टर थीटा क्या है? समझो, ये समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बोलो। बिल्कुल आ रही है, क्योंकि अब दूसरी एक्सिस क्या लेना है? हमें थीटा एक्सिस लेना है। थीटा कैसे बढ़ रहा है? ऐसे। थीटा के ऐसे बढ़ने के साथ क्या बढ़ेगा? देखो, अगर थीटा यहाँ से यहाँ हो गया तो ये चीज यहाँ से यहाँ हो गई और ये हो गया आपका डी थीटा और ये आर्क आपका इतना बड़ा है। तो ये जो लेंथ आर्क बड़ा है उसी को तो लेना है आपको, ठीक है? यस सर। उसको थीटा इसके अलावा लेना है तो उस पर टेंजेंट ड्रा कर दिया, इसके अलावा बन रहा है थीटा। अब क्या बचा? प्लस इसी तरीके से तीसरा फाइव किधर बढ़ रहा है? देखो फाइव इधर बढ़ रहा है पर हमें लीनियर लेना है। लीनियर का मतलब डी फाइव इधर इंक्रीमेंट हुआ तो आर्क में कितना इंक्रीमेंट हुआ करस्पॉन्डिंग? ये लेंथ कितना है? आर साइन थीटा, आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी फाइव। यहां पर लिखोगे प्लस आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी फाइव। ये वही रो हो गया, रो जो रो लेते थे ना वो आर साइन थीटा हो गया। जो आपका रो होता था सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, यहाँ आर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर साइन थीटा इनटू फाइव